हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम साइंस से रिलेटेड जो साइंस है आपका सीटेट एग्जाम में साइंस पूछा जाएगा एलिमेंट्री लेवल का। ऑल राइट, पेपर 2 के लिए उसका कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, कुछ नए क्वेश्चन भी है और निश्चित है कि इस बार भी एग्जाम में दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन जो है एज इट इज़ रिपीट हो जाता है। तो हम उस सब चीज़ों को देखेंगे, उन सारे क्वेश्चन को अच्छे से इसके कंसेप्ट को सीखेंगे। ऑल राइट, बेहतरीन क्वेश्चन सब हैं। आइदर आपका दोस्तों सीटेट का एग्जाम हो या इसके अलावा यदि आप मैग्नेटिज्म चैप्टर को या साइंस रिलेटेड क्वेश्चन को अच्छे से आप समझना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको हेल्प करेगा। और किसी भी टीचिंग से रिलेटेड इसके अलावा कोई भी एलिमेंट्री लेवल का एग्जाम है दोस्तों जहाँ पर क्लास 8 तक का साइंस पूछा जाता है, वहाँ पर आपको ये हेल्प करेगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, आपके बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट कर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट है टू अनचार्ज ऑब्जेक्ट, दो अनचार्ज मतलब चार्ज नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है पी और एक क्यू है, आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, आपस में दोनों को रगड़ा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है पी ये और कोई ऑब्जेक्ट है क्यू, आपस में दोनों को रगड़ा जाता है। तो अब कुछ दिया हुआ है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से आपको ट्रू होगा। तो वैसे ही हम सोच सकते हैं दोस्तों, आपने चैप्टर पढ़ा होगा मैग्नेटिज्म। जब हम दो अनचार्ज को आपस में रब करते हैं तो कुछ चार्ज जो है, मान लीजिए इसमें से इसमें चला जाता है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें चला गया। मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पी में से क्यू में गया, तो पी पर चार्ज कितना हो गया, पी पर पॉजिटिव 10 का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। इलेक्ट्रॉन का लॉस मतलब यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर चूंकि क्यू में इलेक्ट्रॉन आ गया है तो -10 का मतलब चार्ज हो जाएगा इस पर। ऑल राइट, तो देखिए चार्ज क्या है, चार्ज हमेशा इक्वल रहेगा। आपके मन में ये भी तो आ सकता है कि क्यू में से भी तो कुछ चार्ज पी में जाएगा, बिल्कुल जा सकता है। मान लीजिए क्यू में से पाँच इलेक्ट्रॉन चला गया है पी में, तो 5 इलेक्ट्रॉन चला गया दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा प्लस का 5, तो माइनस का 10 और प्लस का 5, कितना ओवरऑल हुआ हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ देखिए चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पर माइनस, तो माइनस का 5, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका प्लस का 5। देखिए चार्ज हमेशा इक्वल रहेगा, याद रखिएगा चार्ज हमेशा इक्वल रहेगा, मतलब इक्वल चार्ज का ट्रांसफर होगा, चाहे इसमें से हो या इसमें से हो। हमारा क्या होगा, नेचर अपोजिट होगा, चार्ज का नेचर क्या होगा, अपोजिट होगा। तो बस यही कंसेप्ट था। फर्स्ट है पी एंड क्यू एक्वायर इक्वल एंड सिमिलर चार्जेज, सिमिलर नहीं दोस्तों, अलग अलग, एक पर पॉजिटिव तो दूसरा पर नेगेटिव। पी एंड क्यू एक्वायर इक्वल तो होगा, एंड अपोजिट चार्ज, बिल्कुल सही बात है, हमने अभी देखा था एग्जाम्पल से भी समझा था कि पी और क्यू एक्वायर करेगा इक्वल चार्ज ही, लेकिन नेचर उसका अपोजिट होगा, एक पे प्लस होगा तो एक पे माइनस होगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, ये आपको आजीवन हेल्प करेगा दोस्तों। आपका आइदर कोई भी एग्जाम हो जहाँ साइंस पूछा जाता है आपके लिए, वहाँ पर ये सदैव हेल्प करेगा। और कंसेप्ट बेहतरीन है, अक्सर जो है आप अपने से बड़े स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं, आइदर कंपटीशन का तैयारी करते हैं और साइंस पूछा जाता है, लेकिन ये सब चीज़ें उसको बेसिक चीज़ उसको पता नहीं रहता है और साइंस का अक्सर वो छोड़ के आ जाता है। देखिए नॉर्मली एनी अनचार्ज ऑब्जेक्ट, कोई भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट होता है, हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, सो दे आर न्यूट्रल। कोई भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कोई ऑब्जेक्ट है ये, मान लीजिए इस पर क्या होगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होता है, हम जानते हैं, इसलिए क्या होता है आपस में ये न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, तो आपस में दोनों क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। When we rub any neutral object, another object electrons in it move from one surface to another, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इससे अगर रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से ट्रांसफर होकर दूसरे में चला जाता है, या कह सकते हैं दूसरे में से इस पे आ जाता है। द सर्फेस दैट लूज एंड इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिवली चार्ज, हमने बताया था अभी कि जो सर्फेस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा दोस्तों, उस पर क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। क्यों, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ओ, ऑल राइट, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन था और 5 प्रोटॉन था। बेसिक चीज़ है दोस्तों, मान लीजिए इसमें हम किसी चीज़ को रब कर दिए, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को हम किसी और दूसरे से रब किए, इसको कंघी से रब कर दिए, और मान लेते हैं कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। ऑल राइट, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया दोस्तों, तब ओवरऑल इसमें चार्ज कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन पहले था, 2 चला गया, तो अब इस पर 2 ही इलेक्ट्रॉन तो बचा दोस्तों, 3 ही इलेक्ट्रॉन बचा। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन बचा, प्रोटॉन कितना है, 5 प्रोटॉन था। तो अब देखिए कलेक्टिवली, देखिए ओवरऑल चार्ज देखिए तो 5 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज 5 है, नेगेटिव चार्ज 3 है, तो ओवरऑल देखें तो 2 का यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑल राइट, तो यही होता है, इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखिए, द सर्फेस दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन, जो सर्फेस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा। एज इलेक्ट्रॉन हैज ए नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ जो बताया गया हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, फिर से बता देते हैं। पी एन क्यू और अनचार्ज ऑब्जेक्ट, पी और क्यू क्या था, तो हमारा अनचार्ज था, किसी प्रकार का इसमें चार्ज नहीं था। ऑल राइट,
देखिए न्यूट्रल था, न्यूट्रल पे क्या होता है कि ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता, ओवरऑल दोनों क्या होता है आपस में जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होता है, तो वो न्यूट्रल होता है। व्हेन रब्ड अगेंस्ट ईच अदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू अनदर, इलेक्ट्रॉन एक में से दूसरे में ट्रांसफर हुआ, हमने इसको बताया था अच्छे से। एज चार्ज लॉस फॉर वन ऑब्जेक्ट आर एक्वायर्ड बाय अनदर देयरफॉर चार्ज इज इक्वल, जैसे ही मतलब एक में से दूसरे में गया दोस्तों, तो इसलिए चार्ज क्या होगा, हमेशा इक्वल ही रहेगा। पी एन क्यू एक्वायर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज। एग्जाम्पल इनिशियली पॉलीथीन ट्यूब, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया दोस्तों कि मान लीजिए कोई पॉलीथीन ट्यूब है, एज वेल एज वुलन क्लॉथ इज न्यूट्रल, एक पॉलीथीन ट्यूब भी है और एक वुलन क्लॉथ भी है, दोनों आपस में क्या है, न्यूट्रल है। याद रखिएगा दोनों पे अपना अपना दोनों न्यूट्रल है। व्हेन ए पॉलीथीन ट्यूब इज रब्ड विथ ए वुलन क्लॉथ, जब हम दोनों को आपस में रगड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द वुलन क्लॉथ टू द पॉलीथीन ट्यूब, इलेक्ट्रॉन जो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि मान लीजिए हम पॉलीथीन को वुलन क्लॉथ से रब करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा, तो याद रखिएगा वुलन क्लॉथ से आपका ये पॉलीथीन ट्यूब पर जाएगा। ये देखिए एक्सपेरिमेंट की चीज़ है, ये ऑब्जर्वेशन की चीज़ है, आप इसको ध्यान भी आपको ये ध्यान में ही रखना पड़ेगा दोस्तों कि मान लीजिए हम पॉलीथीन ट्यूब और वुलन क्लॉथ को रब करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है, तो वुलन क्लॉथ से आपका कहाँ ट्रांसफर हो गया, पॉलीथीन ट्यूब पर। ऑल राइट, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी बताया दोस्तों कि ये सिल्क का क्लॉथ है और ये ट्यूब है, आपस में दोनों को रगड़ते हैं, तो देखिए ट्यूब में से यहाँ चार्ज कहाँ पर आ गया, तो आपका क्लॉथ पर आ गया है। ऑल राइट, एज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और एडेड टू द पॉलीथीन ट्यूब पर एक्स्ट्रा मतलब चार्ज आ जाएगा, सरफेस इट बिकम, वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। वुलन क्लॉथ लॉस्ट फ्यू इलेक्ट्रॉन, जो क्लॉथ है कुछ इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट कर देगा, सो इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, इसलिए वो क्या होगा, तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। देखिए कहीं पर मिस्टेक क्या हो सकता है, तो व्हेन वी रब एनी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट दे डू नॉट प्रोड्यूस न्यू चार्ज, जब हम किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करते हैं तो कोई नया चार्ज नहीं आ जाता है, कहीं से कोई बाहर से नया चार्ज नहीं आता है दोस्तों। द चार्ज इज कंजर्व, चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे आगे, यदि फिजिक्स 11th में फिजिक्स आपने पढ़ा होगा तो कंजर्वेशन चार्ज वहाँ पर पढ़ाया जाता है कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। इन ए प्रोसेस इज जस्ट ट्रांसफर वन प्लेस टू अनदर, ये सिर्फ ट्रांसफर होता है एक से दूसरे में। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। व्हेन ए पॉलीथीन ट्यूब इज रब्ड विथ ए वुलन क्लॉथ, द पॉलीथीन ट्यूब, जब हम पॉलीथीन ट्यूब को वुलन क्लॉथ से रब करते तो हमको पता है दोस्तों कि क्लॉथ से वुलन क्लॉथ से कुछ चार्ज पॉलीथीन ट्यूब पर आ जाता है, तो पॉलीथीन ट्यूब पर क्या होगा, आपका नेगेटिव चार्ज होगा, वुलन क्लॉथ आपका क्या होगा, पॉजिटिवली, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और इसने गेन किया है, तो पॉलीथीन ट्यूब बिकम नेगेटिव, बिगिंस नेगेटिवली चार्ज व्हाइल द क्लॉथ हैज पॉजिटिव चार्ज। ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। हमने इसको डिस्कस किया दोस्तों, एक बार और बता देते हैं। देखिए नॉर्मली एटम्स हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, सो दे आर न्यूट्रल। हम जानते हैं कि जो भी एटम्स है उसमें जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है प्रोटॉन का संख्या होता है, इसलिए दोनों आपस में क्या होता है, न्यूट्रल होता है। व्हेन यू रब एनी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स इन इट मूव फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर, जब हम रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे चला जाता है। जो सरफेस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और जो गेन करता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ऑल राइट, ये हमने देखा था दोस्तों, वही सब चीज़ है जो हमने पहले बात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बेस्ट सूटेड टू मेक फ्यूज वायर, फ्यूज वायर बनाने के लिए अच्छा मटेरियल क्या हो सकता है। आप जानते हैं दोस्तों फ्यूज वायर को हम फ्यूज़ को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, जो भी हमारा घर में अगर वायरिंग वगैरह कराते हैं तो हम एक जगह जहाँ पर चेंजर वगैरह लगाते हैं वहाँ पर हम फ्यूज़ भी लगाते हैं। अब तो चूँकि प्रत्येक बोर्ड में फ्यूज़ लगाने का मतलब ये आ गया है, ओके, कि सब प्रत्येक जो बोर्ड होगा सब में एक फ्यूज़ रहता है। पहले जो था कि कहीं एक कॉमन फ्यूज़ रहता था दोस्तों, बहुत सारा मतलब वहाँ पर ही लोड रहता, सबका लोड एक ही जगह रहता था, ताकि कभी अगर एक्सेस करंट आए तो फ्यूज़ जो है आपस में क्या करे, फ्यूज़ वहाँ पर मेल्ट कर जाए और जो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाए, तो हमारा इक्विपमेंट जो लगा रहता है पूरे घर में, पंखा हो सकता है, टीवी हो सकता है, फ्रिज है और भी बहुत सारा चीज़ जो लगा रहता है उस पर कोई गलत प्रभाव ना पड़े, क्योंकि एक्सेस करंट आएगा वो सब 240 वोल्ट के लिए बना रहता है और वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ जाता है कभी कभी, तो वो सब उड़ सकता है, मतलब डिफेक्ट हो सकता है, उसमें परेशानियाँ अक्सर होती रहती है। आप देखे होंगे आस कभी कभी ऑब्जर्व किए होंगे दोस्तों, आपके घरों में भी हो सकता है कि कभी लाइटनिंग बहुत भयंकर हो जाती है, आसपास में बहुत बड़ा मतलब बिजली गिरा तो घर का सारा जो इक्विपमेंट है सब मतलब ख़राब हो जाता है, चाहे इन्वर्टर हो सकता है आपका, बल्ब पंखा सब तो आसानी से उड़ जाता है। तो वही फ्यूज़ वायर में हम किस प्रकार का मटेरियल का यूज़ करते हैं, तो देखिए उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, रेसिस्टिविटी हाई होना चाहिए दोस्तों। मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तभी तो बहुत ज़्यादा, अगर मान लीजिए करंट आ गया तो बहुत जल्दी वो क्या होगा, पिघल जाएगा, ताकि सर्किट इनकम्प्लीट हो जाए। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जेड वाला। मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, रेसिस्टिविटी हाई होना चाहिए, एक लो दूसरा हाई है। इसका कंसेप्ट देखिए दोस्तों,
इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्यूज इज एन इलेक्ट्रिक सेफ्टी डिवाइस दैट ऑपरेट टू प्रोवाइड ओवर करंट, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं कि ओवर करंट को प्रोटेक्शन के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं फ्यूज़ का। फ्यूज इज अ शॉर्ट पीस ऑफ मेटल इंसर्टेड इन द सीरीज विद द सर्किट। ये मेटल का एक छोटा सा मतलब पार्ट कह सकते हैं, टुकड़ा है, जो कि हम सर्किट में इसका यूज़ करते हैं। इट मेल्ट्स व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लोज थ्रू इट एंड दस ब्रेक द सर्किट। यह पिघल जब एक्सेस करंट या कह सकते हैं एक्सेस वोल्टेज अगर पास करता है तो यह मेल्ट कर जाता है ताकि और सर्किट को ब्रेक कर देता है। देखिए द फंक्शन ऑफ फ्यूज टू कैरी द नॉर्मल करंट विदाउट ओवर हीटिंग। फ्यूज का क्या काम है, यदि इसके कंसेप्ट को आप समझ लेते हो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसका काम है दोस्तों कि नॉर्मल करंट को फ्लो करते रहे और कभी एक्सेस करंट हो जाए तो ओवर हीट होके ये क्या करे खुद ही मेल्ट कर जाए ताकि सर्किट इनकम्प्लीट हो जाए और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो भी हमारे घरों में लगा है वो उस पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। व्हेन द करंट एक्सीड इट्स नॉर्मल वैल्यू अ मेटल वायर और स्ट्रिप मेल्ट्स डाउन देयर बाय इंटरप्टिंग द करंट। जब कभी एक्सेस करंट फ्लो करता है तो ये जो मेटल वायर होता है वो क्या करता है तो मेल्ट कर जाता है और सर्किट हमारा इनकम्प्लीट हो जाता है। देखिए रेसिस्टेंस को हाई होना चाहिए, रेसिस्टेंस शुड बी हाई एज इट प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम हाई करंट फ्लो। ओके, रेसिस्टेंस तो हाई ही होना चाहिए ताकि ये सर्किट में हाई करंट को ये फ्लो हो सके। अगर रेसिस्टेंस कम होगा तो दोस्तों कम रेसिस्टेंस में करंट आसानी से नहीं फ्लो कर सकता है। ओके, द रेसिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट यूज्ड इन द फ्यूज जनरेटर हीट इफ ए हाई करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। टेम्परेचर इंक्रीजेज वेरी क्विकली एंड रीचेज द मेल्टिंग पॉइंट। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो मेल्ट कर जाता है। इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट सो दैट इट मेल्ट व्हेन ए शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग टेक्स प्लेस। मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होना चाहिए ताकि ये कम टेम्परेचर पर ही पिघल जाए। ओके, द फ्यूज वायर इज मेड ऑफ टिन एंड लेड। जो फ्यूज वायर हमारा होता है वो टिन और लेड का बना होता है, याद देखें SnPb का बना होता है। ओके, एलॉय बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेसिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग। वही है कि इसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा फ्यूज वायर हो किसका बना होता है तो टिन और लेड का, स्टेनम और लेड का, पीबी टिन और लेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन वाइल स्टोरिंग बार मैग्नेट। आप जानते हैं दोस्तों जो बार मैग्नेट होता है एक तरफ नॉर्थ लिखा रहता है एक तरफ साउथ लिखा रहता है। ओके, तो मान लीजिए किसी डिब्बे में हम इसको रखे हैं तो कैसे हमको रखना चाहिए, तो इस प्रकार से मान लीजिए नॉर्थ है या साउथ है तो इधर में है, इसको जो हम रखेंगे इसको साउथ और नॉर्थ रखेंगे। ऑल राइट, और बीच में एक प्रकार का वुडन स्ट्रिप हम डाल देंगे, ये तरीका होना चाहिए। देखिए फर्स्ट है बार मैग्नेट शुड बी स्टोर्ड इन पेयर सच दैट लाइक पोल्स आर ऑन द सेम साइड। लाइक पोल्स को सेम साइड नहीं रखेंगे, ये गलत है। ये बार मैग्नेट शुड बी सेपरेटेड बाय वुडन पीस। हाँ, वुडन पीस उसको सेपरेट करके रखेंगे तो सही है। और ऑप्शन देखते हैं, द एंड ऑफ द बार मैग्नेट शुड बी कनेक्टेड बाय सॉफ्ट आयरन पीसेस। मतलब एंड को हम सॉफ्ट आयरन पीसेस से कनेक्ट कर देंगे तो गलत है। फोर्थ है दे शुड बी स्टोर्ड इन वुडन बॉक्स। उसको वुडन बॉक्स में रखना चाहिए। सबसे बेहतरीन तरीका है दोस्तों कि पेयर ऑफ बार मैग्नेट शुड बी सेपरेटेड बाय वुडन पीस। वुडन पीस उसको हम सेपरेट करके रखेंगे। ऑल राइट, देखिए ए मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट क्या होता है तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है। ओके, ए मैग्नेट अट्रैक्ट और रिपेल अदर एटम। मैग्नेट लाइक अ पोल और मैग्नेटिक मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड एंड अपोजिट पोल्स आर रिपेल्ड। हम जानते हैं कि लाइक मैग्नेट का जो लाइक पोल्स होता है आपस में रिपेल करता है और जो अपोजिट पोल होता है वो अट्रैक्ट करता है। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एनी बार मैग्नेट इज मैक्सिमम एट द पोल्स। जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है कि मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो उसके पोल्स पे होता है, मतलब एंड पे होता है। आपने ये एक्सपेरिमेंट को कभी न कभी हो सकता है आपने स्कूल के टाइम में लैब में किया होगा। द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए बार मैग्नेट इज शोन इन द फिगर। देखिए बार मैग्नेट का जो फील्ड स्ट्रेंथ होता है यहाँ पर दिखाया गया है। ये एक बार मैग्नेट है, ये दूसरा बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल ये है, इसका साउथ पोल ये है। तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है आपके एंड पर है। कहाँ पर है? एंड पे है दोस्तों। देखिए एंड पर सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है। ऑल राइट, देखिए मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। मैग्नेट को हमको इस प्रकार से रखना चाहिए कि उसका अनलाइक पोल जो है सेम साइड होना चाहिए। दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय पीस ऑफ वुड वाइल टू पीसेस ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस द एंड। मतलब एक तो उसका एंड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अनलाइक पोल्स को साथ साथ रखना चाहिए और बीच में एक वुड मतलब लकड़ी का कोई हमको टुकड़ा डाल देना चाहिए। फॉर ए हॉर्स मैग्नेट वन शुड कीप ए पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल्स। हॉर्स मैग्नेट के लिए एक प्रकार से हमको आयरन वहाँ पर आयरन का बार रख देना चाहिए। देखिए हॉर्स के लिए एक प्रकार आयरन बार रख देना चाहिए और इस प्रकार का है तो यहाँ पर भी आयरन बार, अगर एक तो वुड का बोर्ड होना चाहिए और उसमें आयरन बार रख देना चाहिए, तो ये तरीका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स इज चार्ज वाई। एक्स कोई ऑब्जेक्ट है उसको वाई के थ्रू चार्ज किया गया है, ठीक।
इट इज़ फाउंड दैट एक्स ऑब्टेन चार्ज अपोजिट टू दैट ऑफ वाई। ऐसा देखा गया कि एक्स पे जो चार्ज आया है वो वाई के अपोजिट में है। ऑल राइट, एक्स को वाई के थ्रू चार्ज किया गया है और ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि एक्स पे जो चार्ज है वो वाई के अपोजिट नेचर का है। मान लीजिए वाई पे अगर चार्ज था पॉजिटिव, तो एक्स पे क्या चार्ज हो गया, एक्स पे चार्ज हो गया निगेटिव का। ऑल राइट, निगेटिव का चार्ज हो गया। आपसे ये आपको ये बताना है कि द चार्जिंग प्रोसेस कुड हैव बीन, ऐसा मतलब कब हो सकता है कि हम जब चार्ज कर रहे हैं तो जिससे चार्ज कर रहे हैं उससे अपोजिट नेचर का चार्ज आ जाए। तो ये देखिए, फर्स्ट फ्रिक्शन और कंडक्शन। कंडक्शन में नहीं दोस्तों, हाँ इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में आपको अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप हो जाता है। तो फ्रिक्शन और इंडक्शन में क्या होगा, तो फ्रिक्शन और इंडक्शन में। ऑल राइट, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कंसेप्ट देखते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज इज द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एडिशनल प्रॉपर्टी है। इसका ऐसा यूनिट क्या है, तो कूलम हो सकता है। ये भी पूछ सकता है कि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, तो कूलम होता है। ओके, ऐसा ही मात्रक क्या है, तो कूलम है। द चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाई इट्स मोशन, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होता है वो मोशन से, स्पीड पे उसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मोशन पे डिपेंड नहीं करता है। द चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। हमने पहले ही बात किया था कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। द फॉर्मूला ऑफ द चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मस्ट बी, चार्ज का जो फॉर्मूला होना चाहिए क्यू बराबर एन ई होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो क्यू बराबर क्या होता है, एन ई होता है। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर, ई पर चार्ज है, उस पर कितना चार्ज है ये आपको वहाँ से आप निकाल सकते हैं। क्यू बराबर एन ई, वेराज एन क्या है, इंटीजर है। ई क्या है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये आपसे पूछा जा सकता है। ऑल राइट, देखिए चार्जिंग में कंडक्शन, कंडक्शन के थ्रू कैसे चार्ज होता है, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन इन्वॉल्व्स द अनचार्ज बॉडी बाय ब्रिंगिंग इट इन कॉन्टैक्ट विद अनदर चार्ज बॉडी। मतलब कोई अनचार्ज बॉडी है उसको हम चार्ज बॉडी के कॉन्टैक्ट में लाना पड़ेगा, यहाँ पर हमको कॉन्टैक्ट में लाना पड़ेगा, तब वो कंडक्शन के थ्रू हो पाएगा। व्हेन द चार्ज बॉडी इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद अनचार्ज बॉडी देन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द चार्ज बॉडी टू द कंडक्टर। तब क्या होगा कि जो चार्ज है चार्ज बॉडी से जो हमारा कंडक्टर के थ्रू पास कर जाएगा अनचार्ज बॉडी में। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन बोथ बॉडीज एक्वायर द चार्ज ऑफ द सेम टाइप ऑफ चार्ज। अगर हम कंडक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए हमारा कोई चार्ज बॉडी है और ये हमारा अनचार्ज बॉडी है। ऑल राइट, तो उसमें देखिएगा कि यहाँ से जो इस पर चार्ज गया है, या दोनों के लिए दोस्तों एक कंडक्टर से ऐड कर दिए, एक चार्ज है और एक दूसरा अनचार्ज है। तो यहाँ से जो ये चार्ज अगर पास किया है तो दोनों में सेम नेचर का चार्ज होगा, क्योंकि यही चार्ज तो यहाँ पर गया है, यही चार्ज यहाँ पर गया है, तो टाइप ऑफ चार्ज क्या होगा, सेम होगा। इंडक्शन के थ्रू अगर चार्ज हम करें तो चार्ज बाय इंडक्शन इन्वॉल्व्स ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर, यहाँ पर मतलब सिर्फ पास में हम लाते हैं, दोनों को हम कॉन्टैक्ट में रखते हैं, बट नॉट टच टू द न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी। न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी से उसको हम टच नहीं करवाते हैं। व्हेन द चार्ज फ्लो बिटवीन टू बॉडीज द अनचार्ज कंडक्टिव मटेरियल डेवलप अपोजिट ऑफ द चार्ज बॉडी। जब आपस में ये चार्ज होता है तो अपोजिट नेचर का चार्ज इस पर आ जाता है। इफ वन बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज देन द अदर बॉडी विल बी ऑब्टेन पॉजिटिवली चार्ज। अगर एक के पास नेगेटिव चार्ज है तो दूसरे पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये हमारा ए ऑब्जेक्ट है। ऑल राइट, इसमें इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है और ये हमारा बी ऑब्जेक्ट है। ओके, दोनों को हम पास में रख दिए दोस्तों, नियर रखें, लेकिन किसी चीज़ से हम कनेक्ट नहीं किए हुए हैं। इसमें अपने आप बी में देखिएगा अपने आप यहाँ पर चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन किसको अट्रैक्ट करेगा, तो प्रोटॉन को, सारा का सारा प्रोटॉन यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए ये भी एक प्रकार से इसका जो ये सरफेस होगा चार्ज हो गया। तो चार्ज क्या हो गया, अपोजिट नेचर का होता है। तो इंडक्शन में क्या होगा, अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप हो जाएगा। फ्रिक्शन में देखिए चार्ज में फ्रिक्शन इन्वॉल्व्स रबिंग टू ऑब्जेक्ट, जो हम ऑब्जेक्ट को रब करने का तरीका देखे थे दोस्तों। देन द चार्ज अपीयर ड्यू टू द एक्चुअल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। यहाँ पे क्या होगा, जब हम किसी चीज़ का रब करते हैं तो एक में से इलेक्ट्रॉन कुछ दूसरे में चला जाता है। द ऑब्जेक्ट विच गेन्स इलेक्ट्रॉन बिकम नेगेटिवली चार्ज। ये हम पहले से जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस पर नेगेटिवली चार्ज होगा, और जो लूज करेगा उस पर पॉजिटिवली चार्ज होगा। द अपीयरेंस ऑफ चार्ज ऑन द टू ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सप्लेन बेस्ड ऑन द एटॉमिक मॉडल। इसको हम एटॉमिक मॉडल से उसको हम बता सकते हैं। देखिए वाइल चार्जिंग बाय कंडक्शन बोथ ऑब्जेक्ट एक्स एंड वाई एक्वायर्स, अगर हम कंडक्शन से उसको चार्ज करते हैं तो दोनों पे सेम नेचर का चार्ज होता है। याद रखिएगा, कंडक्शन में सेम नेचर का चार्ज होगा, इंडक्शन में अपोजिट नेचर का चार्ज होगा, और फ्रिक्शन में भी अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप होगा। वाइल चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इंडक्शन बोथ ऑब्जेक्ट एक्स एंड वाई एक्वायर द अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज। दोनों पे क्या होगा, अपोजिट टाइप का चार्ज डेवलप होगा। इस चीज़ को हमने अच्छे से समझ लिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर इन ए रूम हु जियोग्राफिकल डायरेक्शन आर नॉट नोन। मतलब आप एक इस प्रकार के घर में हैं या कोई एक नए घर में चले गए हैं जिसका आपको जियोग्राफिकल लोकेशन डायरेक्शन वगैरह नहीं पता है कि इसमें नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, ईस्ट वेस्ट कहाँ है,
ऐसा अक्सर होता है जब हम किसी दूसरे सिटी में जाते हैं दोस्तों, तो हमको उसका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं पता रहता है। ऑल राइट, बड़ा कॉमन चीज़ है। यू आर प्रोवाइडेड विथ 10 बार मैग्नेट, आपको 10 बार मैग्नेट दिया गया है। वन पोल ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट हैज़ बीन लेबल्ड फॉर यू, मतलब एक बार मैग्नेट के एक पोल के बारे में आपको बता दिया गया है, आइदर वो नॉर्थ हो सकता है या साउथ हो सकता है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द लेबल्ड पोल्स दैट यू नाउ रिक्वायर इन ऑर्डर टू एबल टू आइडेंटिफाई द बोथ द पोल्स ऑफ ऑल 10 मैग्नेट, मतलब आपको कम से कम और कितनी, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ लेबल्ड पोल्स, मतलब और आपको कितना लेबल्ड पोल्स की आवश्यकता है ताकि आप सभी मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ को अच्छे से जान सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको जानने के लिए मतलब हमको और किसी और खास की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब नन, कोई मिनिमम नंबर अगर पूछा है तो मिनिमम पूछा है तो नन होगा। देखिए इसको हम कंसेप्ट को अच्छे समझते हैं। मैग्नेट रेफर टू एन ऑब्जेक्ट विच कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट हम जानते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होती है। एंड अट्रैक्टिंग अनलाइक पोल्स एंड रिपेलिंग लाइक पोल्स, जो लाइक पोल्स होता है आपस में रिपेल करता है और जो अनलाइक पोल्स होता है आपस में अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट हैव टू पोल्स दैट इज नॉर्थ एंड साउथ पोल, दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है दूसरा साउथ पोल होता है। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, हमेशा पेयर में होगा। ऑल राइट, कोई भी मैग्नेट दोस्तों इसको कितना भी आप मतलब इनफाइनाइट टुकड़ा क्यों ना कर दे, एक तरफ नॉर्थ होगा दूसरी तरफ साउथ होगा, अगर दो टुकड़ा भी कर दी तो ये नॉर्थ है तो इधर साउथ हो जाएगा, इसका फिर टुकड़ा कर दी दोस्तों ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा। कितना भी नंबर अब आप उसका पीस कर दें हमेशा उसमें मतलब पेयर होगा ही हो। यूनिपोल एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में, याद रखिएगा, यूनिपोल डजंट एग्जिस्ट इन नेचर। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इज द हाईएस्ट एट द पोल्स एंड वीकेस्ट इन द मिडल, हमने पहले ही पढ़ा था कि मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ होता है, जैसे ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है दोस्तों, इसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो अपोल पर उसके एंड पर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मिडिल। ऑल राइट, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? द मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन अराउंड मैग्नेटिक मटेरियल और मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन ईच ऑफ द फोर्स मैग्नेटिज्म एक्ट। हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड दोस्तों कि ये मैग्नेट है, इसका कहाँ तक फील्ड हो सकता है, मान लीजिए यहाँ तक, अगर यहाँ तक कोई ऑब्जेक्ट होगा इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा या रिपेल कर सकता है, तो ये उसका क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। जैसे अक्सर आप स्कूलों में देखते होंगे दोस्तों, कोई कोई ऐसे शिक्षक होते होंगे जिससे आप डरते होंगे, तो वो अगर दूर में भी है तो आप क्लास से नहीं निकलते होंगे, या आप उसको सड़क पर भी देख लेते होंगे तो आप छुप जाते होंगे, जबकि वो आपसे दूर है। तो एक प्रकार का उनका टीचर का अपना फील्ड होता है कि भाई उनसे हमको डर लगता है, थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, अगर देख लेंगे हमको बाहर में तो हो सकता है कल क्लास में डांटेंगे मारेंगे, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो वो टीचर का फील्ड होता है, माता पिता का फील्ड होता है, सबका अपना अपना एक फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड हम लोग जानते हैं दोस्तों इनफाइनाइट तक लगता है। ऑल राइट, स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकता है, उसी प्रकार का मैग्नेट का भी एक फील्ड होता है जहाँ पर उसका मतलब स्ट्रेंथ काम करता है, जितना दूर तक करेगा उसका फील्ड हो गया, जहाँ काम नहीं करेगा उसका फील्ड नहीं हुआ। द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एट द पोल ऑफ द मैग्नेट, जैसे मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके पोल पर सबसे ज़्यादा होता है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मूव फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होता है वो नॉर्थ पोल से, आपको अगर कभी एक्सपेरिमेंट किए होंगे अपने स्कूल में तो आपको पता चलेगा कि ऐसा लगेगा कि इधर से इधर जा रहा है। जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, इस प्रकार से आपने आयरन बार को मैग्नेट के पास लाए होंगे, चिपकाए होंगे, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिला होगा। तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आपको जाते हुए दिखेगा, ऐसा लगेगा कि नॉर्थ से निकल रहा है चीज़ें और वो साउथ की तरफ जा रही है, और साउथ से फिर वो नॉर्थ की तरफ प्रवेश करा। अंदर में अगर देखें तो साउथ टू नॉर्थ है, भीतर बार मैग्नेट के भीतर में यदि हम ऑब्जर्व करें तो ये साउथ से नॉर्थ है, लेकिन अगर बाहर में देखें तो नॉर्थ टू साउथ है, याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, वी नो डैट द वन पोल ऑफ द वन बार मैग्नेट इज लेबल द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, देन द अदर पोल इज साउथ पोल। अगर उसका एक पोल नॉर्थ है तो दूसरा तो साउथ पोल होगा, हमें 100% है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर एक पोल हमको बता दिया नॉर्थ दूसरा साउथ पोल होगा ही होगा। देन लाइन अप द अदर बार मैग्नेट सो डैट, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए एक मैग्नेट हमारे पास है, दूसरा इसके हमको नॉर्थ और साउथ पोल नहीं पता है, लेकिन पहले का हमको पता है ये नॉर्थ है तो ये बिल्कुल है कि साउथ पोल होगा। अब दूसरा मैग्नेट को यहाँ पास में लाएंगे दोस्तों, पास में लाएंगे, देखेंगे कि रेपल कर रहा है, अगर आपस में रेपल कर रहा है तो निश्चित है कि ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, साउथ पोल हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे का भी कर लेंगे, तो हमको और मैग्नेट की आवश्यकता नहीं है कि दूसरे का पोल अगर हमको जानना है तो और मैग्नेट को लेवल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर यही अट्रैक्ट कर लेता तो हम समझ आती है साउथ है, और रिपेल कर लिया तो समझेंगे नॉर्थ पोल है, वही यहाँ पर बताया गया है। साउथ पोल ऑफ द वन फेसेस द नॉर्थ पोल द अदर मैग्नेट, द मैग्नेट विल अट्रैक्ट ईच अदर। वही हम बताएं कि अगर आपस में अट्रैक्ट कर लिया दोनों मैग्नेट तो क्या होगा, एक तो नॉर्थ है दूसरा क्या होगा, साउथ होगा, और अगर रिपेल कर दिया तो वो क्या होगा, सेम पोल हो जाएगा दोस्तों। एंड इफ द नॉर्थ पोल ऑफ द वन फेसेस द नॉर्थ पोल ऑफ द अदर मैग्नेट, द मैग्नेट विल रिपेल ईच अदर। अगर नॉर्थ को फेस करेगा तो आपस में रिपेल करेगा। सो फ्रॉम द अट्रैक्शन रिपल्सन थ्योरी वन कैन फाइंड द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। अट्रैक्शन रिपल्सन थ्योरी के थ्रू हम मैग्नेट का पोल्स पता कर सकते हैं, इसके लिए हमको और लेवलिंग की आवश्यकता नहीं होगी। दस फ्रॉम द एबव डिस्कशन वी कैन से दैट करेक्ट आंसर इज नन, इसलिए हम करेक्ट आंसर क्या होगा, नन। मिनिमम क्या होगा अगर पूछा है तो एक, क्योंकि एक का हमको पता था तो और हमको जानने की आवश्यकता नहीं है।
फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आपसे पूछा जा सकता है, ये क्या है तो यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। मैग्नेटिज्म के कारण करंट इंड्यूस होता है दोस्तों। आपने जनरेटर में देखा होगा, कभी जनरेटर का डायनमो देखिएगा, उसमें बड़ा बड़ा मैग्नेट लगा रहता है, उसमें एक तरफ मैग्नेट इधर एक तरफ मैग्नेट इधर, बीच में राउटर को रोटेट किया जाता है, मतलब बीच में एक प्रकार से आप देखिएगा कॉइल उस पर लपटा रहता है, और उसी को हम मैकेनिकल एनर्जी देके उसको हम रिमूव कराते हैं, सॉरी रोटेट कराते हैं। जैसे घूमता है तो मैग्नेटिज्म के कारण करंट इंड्यूस होता है। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन यदि जानना है तो उसके लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता है। ओके, राइट हैंड रूल तीनों आपस में क्या होता है तो परपेंडिकुलर होता है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है, इस प्रकार से हमको पता चल जाता है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है तो यूज टू फाइंड द डायरेक्शन द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर पर मैग्नेट का फोर्स कितना लग रहा है, ये हमको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताता है। आपको राइट हैंड पता होना चाहिए। देखिए आसान क्वेश्चन है, व्हेन ए बार मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट द आयरन डस्ट स्टिक। जब हम किसी बार मैग्नेट को आयरन डस्ट के पास लाते हैं, वो जल्द यूजुअली कहाँ चिपकता है तो मोस्टली एट द नियर टू एंड। अधिकतर कहाँ चिपकता है दोस्तों तो दोनों एंड पर सबसे ज़्यादा चिपकेगा। ये हम पहले ही बात की थी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है मैक्सिमम क्या होता है तो एंड पर होता है, पोल पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर विच इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। कोई कंडक्टर, मान लीजिए एक कंडक्टर है जो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है। ऑल राइट, इसका हमको लेंथ निकालना है। इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऊपर परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, जिसका आपको स्ट्रेंथ दिया हुआ है 0.6 टेस्ला। इफ इट इंड्यूसेज एन ईएमएफ ऑफ 6 वोल्ट, अगर इसके कारण 6 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है बिटवीन द एंड ऑफ द कंडक्टर, तो हमको इसका लेंथ बताना है, ये कंडक्टर का लेंथ कितना होगा। ऑल राइट, यूजुअली स्टूडेंट क्या करेंगे दोस्तों, देखेगा कि एक तो न्यूमेरिकल है, दूसरा लेंथी है, ये क्वेश्चन को छोड़ देगा। लेकिन कह सकते हैं अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है दोस्तों, सबसे लल्लू क्वेश्चन है ये, सबसे लल्लू क्वेश्चन दोस्तों। यदि आपका एक फॉर्मूला आपको इसको पता है, ईएमएफ क्या होता है वीवीएल, मैग्नेटिक फील्ड को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप लेंथ को, वही हमारा ईएमएफ होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको पता होता तो ये सबसे लल्लू क्वेश्चन है। अभी तक हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सबसे आसान क्वेश्चन है। देखिए हमसे लेंथ पूछा है और क्या क्या चीज़ हमको दिया, हमको ईएमएफ हमको दिया हुआ है दोस्तों 6 वोल्ट। ऑल राइट, मैग्नेटिक फील्ड हमको दिया हुआ है 0.6 टेस्ला। ऑल राइट, और वेलोसिटी हमको 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक, हमसे लेंथ पूछ रहा है, कितना आसान है दोस्तों। देखिए हमने आपको बताया कि ई बराबर क्या होता है BVL फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। ओके, क्वेश्चन आसान बन जाएगा। तो ईएमएफ हमारे पास कितना है 6 वोल्ट है, बराबर मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.6, वेलोसिटी 10 दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, लेंथ हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, पॉइंट हटेगा नीचे 10 आएगा दोस्तों, इस 10 से ये 10 कट गया। ऑल राइट, इस 6 से 6 कट गया, तो लेंथ बराबर कितना हो गया 1 मीटर। लेंथ बराबर कितना हो गया 1 मीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, 1 मीटर। ऑल राइट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। और इसमें बहुत मतलब लेंथी तरीके से दोस्तों इसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन ये सबसे लल्लू क्वेश्चन अगर कहे तो यही था। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। An electric circuit is set up in such a way that the positive terminal of a battery is V connected to the bulb B1। मतलब इस प्रकार से एक इलेक्ट्रिक सर्किट को आपको सेटअप किया गया है, जिसमें जो बैटरी V है उसको B1 से कनेक्ट किया गया है, विच इज़ कनेक्टेड टू रेसिस्टर R विच इज़ कनेक्टेड टू बल्ब B2। फिर बाद में रेसिस्टर के बाद एक बल्ब B2 को ऐड किया गया है। B2 इज़ फाइनली कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। B2 को फाइनली जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको उससे कनेक्ट कर दिया है। बोथ द बल्ब्स आर ग्लोइंग, दोनों बल्ब अभी ग्लो कर रहा है। इफ़ द वैल्यू ऑफ R इज इंक्रीज, अगर R का वैल्यू हम बढ़ा दें तब क्या होगा। ओके, क्वेश्चन समझ गए होंगे दोस्तों। अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू हम बढ़ा दें तब क्या होगा। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप इसका डायग्राम बना लेते हैं तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखिए मान लीजिए हमारे पास बैटरी है, बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया, इसको ऐड किया है पहले B1 से, बल्ब B1 है, बीच में एक रेसिस्टर है, फिर बल्ब B2 है। ऑल राइट, और फिर B2 को नेगेटिव टर्मिनल से ऐड कर दिया है। ये रेसिस्टेंस अभी तक दोनों बल्ब जो है अच्छे से ग्लो कर रहा है दोस्तों। अब रेसिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे, रेसिस्टेंस को बढ़ाएंगे तब क्या होगा। रेसिस्टेंस को जैसे हम बढ़ाएंगे दोस्तों, हमको पता होगा एक फॉर्मूला आपने कभी अक्सर जानते होंगे दोस्तों, करंट का सबसे फॉर्मूला क्या है, V बराबर I इंटू आर। V बराबर क्या होता है I इंटू आर। यदि रेसिस्टेंस, आप यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, रेसिस्टेंस बराबर वोल्टेज अपॉन I, सॉरी रेसिस्टेंस बराबर R बराबर V अपॉन I।
अगर रेसिस्टेंस को हम बढ़ा दें, वोल्टेज तो नहीं बढ़ा सकते दोस्तों, वोल्टेज क्योंकि वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, बैटरी से आ रहा है। ओके, वोल्टेज तो हमको बैटरी से आ रहा है, वो तो कांस्टेंट होगा, 5 वोल्ट का बैटरी, 10 वोल्ट का बैटरी, वो तो कांस्टेंट होगा। अगर रेसिस्टेंस को बढ़ा दे तो करंट क्या होगा, करंट कम हो जाएगा। करंट क्या होगा, कम होगा। जैसे ही करंट कम पास करेगा तो अब बताइए बल्ब अच्छे से ग्लो करेगा या डिम ग्लो करेगा, तो बल्ब आपका डीम हो जाएगा। दोनों बल्ब दोस्तों डीम हो जाएगा। तो बड़ा ही आसान कंसेप्ट था। तो बोथ जो बल्ब B1 और B2 बिकम्स डीमर, दोनों डीम हो जाएगा। ओके, मतलब मंद रोशनी से ग्लो करेगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज के फ्लो के रेट को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ओके, आपने पढ़ा भी होगा दोस्तों फॉर्मूला, I बराबर Q अपॉन टी। I बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी। चार्ज के फ्लो का जो रेट होता है उसी को हम क्या करते हैं, करंट कहते हैं। फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो देयर शुड बी अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे उसके लिए दोनों तरफ क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस, एक प्रकार से विभवांतर क्रिएट होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों होना चाहिए, पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। एक हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए, दूसरा लो पोटेंशियल पे होना चाहिए। जिस प्रकार से मान लीजिए इस बर्तन में भी पानी है और इस बर्तन में भी पानी है, सेम लेवल पे दोस्तों, दोनों बर्तन सेम लेवल पे है। ओके, और पानी भी इसमें सेम लेवल पे भरा हुआ है। आप एक ट्यूब को कनेक्ट कर दीजिए, क्या पानी इधर से उधर जाएगा, बिल्कुल नहीं जा सकता है, क्योंकि डिफरेंस है ही नहीं। इसमें 10 लीटर पानी था, इसमें भी 10 लीटर पानी था, तो पानी ना ही इसमें से इसमें जाएगा, ना ही इसमें से इसमें जाएगा, क्योंकि डिफरेंस नहीं है, अंतर है ही नहीं कोई। लेकिन वही क्या कर दीजिए आप, एक ये बर्तन, इसमें 20 लीटर पानी आप भर दीजिए और दूसरे में 10 लीटर पानी भर दीजिए। आप देखिए ये पूरा एकदम लब भरा हुआ है, इसमें 10 लीटर पानी है, तो पानी क्या होगा, अब जो है आपका ए में से बी में जाएगा, पानी ए में से बी में जाएगा, क्योंकि इसमें 20 लीटर था, इसमें 10 लीटर पानी था, डिफरेंस है 10 लीटर का। तो ये जब तक मेंटेन नहीं हो जाएगा तब तक ये पानी फ्लो करते रहेगा। इसी को पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे ही हम समझ सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है को, तो मतलब चार्ज को मूव कराने के लिए जितना वर्क डन करने की आवश्यकता होती है, वही हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट, द इलेक्ट्रिक सर्किट इज द पाथ ऑफ द करंट, मतलब जो करंट का पूरा पाथ होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं कहते हैं। इट कंटेन्स बैटरी, इसमें बैटरी हो सकता है, वायर हो सकता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हो सकता है, जैसे बल्ब हो गया, फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो सकता है आपका। ओम्स लॉ आप जानते होंगे दोस्तों, द पोटेंशियल डिफरेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा होता है वो करंट और रेसिस्टेंस का किसी खास टेम्परेचर पर उसका क्या होता है, तो एक प्रकार से प्रोडक्ट होता है, गुणनफल। वोल्टेज V इज वोल्टेज, I करंट होता है, R रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। रेसिस्टेंस क्या है, करंट को रोकने का एक प्रकार से वो उसमें एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। वो करंट को मतलब नहीं चाहता कि वो फ्लो कर पाए, वही जो एबिलिटी जिसमें होता है उसको हम रेसिस्टेंस कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने आपको सर्किट बना के भी दिखाया था, इसी प्रकार का सर्किट है। जो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल को हम बल्ब B1 से जोड़ दिए हैं, फिर रेसिस्टेंस R था, फिर बल्ब आपका B2 था, इसको नेगेटिव टर्मिनल से फिर जोड़ दिया गया। तो ये हमारा पूरा सर्किट हो गया। ओके, देखिए, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी V इज कनेक्टेड टू बल्ब B1, इट कनेक्टेड टू रेसिस्टेंस R एंड अनदर टू बल्ब B2। नेक्स्ट है, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी V इज कनेक्टेड टू बल्ब B1, ये हमने देख लिया था। नाउ ऑन ओम्स लॉ, अगर हम ओम्स लॉ को देखें दोस्तों, व्हेन द रेसिस्टेंस विल इंक्रीज द करंट विल डिक्रीज। हम ये पहले बात तो ये बता दिए थे दोस्तों, रेसिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज तो हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि बैटरी आप एक बार जो लगा दी दोस्तों, चाहे 10 वोल्ट का बैटरी लगा है, 5 वोल्ट का या 2 वोल्ट का, जो भी आप जितना मर्जी उतना वोल्ट का बैटरी लगा दिए, तो भी तो कांस्टेंट है दोस्तों। आप रेसिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, रेसिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, तो हम जानते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो करंट क्या होगा, करंट डिक्रीज करेगा, बस वही है। सो द रेसिस्टेंस नाउ विल इंक्रीजिंग, द R विल इंक्रीज, रेसिस्टेंस जैसे ही बढ़ाएंगे R इंक्रीज करेगा। इफ R इंक्रीज द करंट विल डिक्रीज, करंट डिक्रीज करेगा, इसी से क्या होगा कि लेस करंट विल ड्रॉन, वहाँ से कम करंट पास करेगा। सो इफ द करंट इज लेस बोथ द बल्ब विल डीमर, अगर करंट कम है तो दोनों बल्ब क्या होगा, डीम हो जाएगा। बल्ब का पावर क्या होता है दोस्तों, पावर बराबर I स्क्वायर R, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो पावर ऑफ द बल्ब क्या होता है, I स्क्वायर R होता है। सो इफ डिक्रीज पावर विल ऑल्सो, अगर करंट डिक्रीज करा तो पावर भी डिक्रीज करेगा। ऑलराइट, इसलिए देखिए क्या होगा, हमारा दोनों जो बल्ब B1 B2 है वो दोनों क्या होगा, डीम हो जाएगा। पहले अक्सर ऐसा होता था कि डीम बल्ब जो है घर का डीम हो जाया करता था। नेक्स्ट है, एक अच्छा क्वेश्चन है, आसान है। द टेबल बिलो लिस्ट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए फ्यू मेटल्स एंड एलॉयज, बेस्ड ऑन दिस टेबल आइडेंटिफाई विच मटेरियल विल बी मोस्ट सुटेबल टू यूज इन मेकिंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। कुछ आपको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है और उससे बताया गया है कि हमको जो यहाँ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को देखकर और मेटेरियल का नाम देखकर हम कौन सा इक्विपमेंट अच्छे से बना पाएंगे, कुछ का दिया हुआ दोस्तों। ओके, ये देखिए, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है 1084, ब्रास का 930, लीड का 328, नाइक्रोम का 1150,
लीड एंड टिन का 200। लेड और टिन दोस्तों हमने पहले ही पढ़ा था, फ्यूज़ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। देखिए सबसे कम है, मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है दोस्तों, इसलिए हम लेड और टिन का ही इस्तेमाल करते हैं फ्यूज़ वायर बनाने में, ताकि अगर कभी भी सडनली अचानक अगर हाई करंट पास करे तो ये आसानी से मेल्ट कर जाए हमारा इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट वगैरह जो घर में महंगे आजकल जानते हैं कि कितना महंगा उपकरण सब आता है दोस्तों। एक बार कोई अगर लगा ले तो दोबारा उसकी हिम्मत नहीं होता कि सब लगाए। हम चाहते हैं कि वो लंबे समय तक रहे, तो अच्छा फ्यूज़ हम लगाते हैं। तो जब अच्छा फ्यूज़ लगेगा तो वो लेड और टिन का बना होता है। ओके, किसी अब प्रमाणिक जो सर्टिफाइड होता है तो वो लेड और टिन का ही बनाता है। उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देखिए मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है दोस्तों, 200 डिग्री सेल्सियस है। और सबका देखिए सबका ज़्यादा है, एल्यूमिनियम का 660 है, बेरिलियम कॉपर का इतना है। तो आप इससे क्या बना सकते हैं वो आपको बताया गया है। क्वेश्चन है दोस्तों, आपने इसको कभी न कभी आपने चैप्टर में ही पढ़ा होगा। देखिए यहाँ बताया गया है कि रूम हीटर के लिए हम कॉपर का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल नहीं दोस्तों, रूम हीटर के लिए हम क्या करेंगे, नाइक्रोम का इस्तेमाल करेंगे। किसका, नाइक्रोम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि देखिए कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है 284 है और नाइक्रोम का है 1150। तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जिसका मेल्टिंग पॉइंट हो, क्योंकि जो हमको हीटर बना रहे हैं दोस्तों, तो हीटर में हमको ज़्यादा हीट की आवश्यकता होगा, लंबे समय तक हम उसको जलाएंगे। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट उसका 1084 होगा तो ये कम है, ये ज़्यादा है, तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हो कि हम लंबे समय तक उसका इस्तेमाल करें, वो ब्रेक ना करे उसका। ऑलराइट, तो नाइक्रोम का हम रूम हीटर में इस्तेमाल करेंगे। और फ्यूज़ वायर में दोस्तों एल्यूमिनियम का नहीं, फ्यूज़ वायर में हमने अभी अब चर्चा किया दोस्तों, लेड और टिन का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूज़ वायर में याद रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछेगा 100%, किसी न किसी को पूछेगा कि फ्यूज़ वायर में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो लेड और टिन का, SN प्लस PB, इसी दोनों मेटल का हम इस्तेमाल करते हैं SN PB फ्यूज़ वायर में, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है तो 200 डिग्री सेल्सियस। ये आपने अभी देखा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन था दोस्तों, अपने आप में हर एक क्वेश्चन, सब क्वेश्चन दोस्तों बेस्ट था। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे तो दोस्तों वो क्वेश्चन भले ही लेंदी था लेकिन सबसे आसान था। E बराबर BBL आपको फॉर्मूला पता होता तो वो आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते थे। और ये क्वेश्चन सारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया दोस्तों, तो और प्रीवियस ईयर का एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, क्योंकि कंसेप्ट और क्वेश्चन दोस्तों उस सबका नंबर फिक्स है, उसी को बार बार मतलब नीचे ऊपर करके किसी में कुछ थोड़ा बहुत डाटा चेंज करके आपके सामने दे दिया जाता है। आपको लगता है नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन नहीं बनता है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन बन चुका है, आप उसका अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप आसानी से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर, और अच्छे से पढ़िए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में वो भी पूछ सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो हम उसको आपके सामने सबसे पहले डिस्कस करेंगे दोस्तों। ओके, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।